गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और संदीपनी ई अमृत के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, सो आज से हम लोग एरोटेरिया की प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं और शुरू करेंगे। आज ही पहला सेट होगा। वैसे सभी एग्ज़ाम जिसमें जी के जीएस पूछे जाते हैं, इसमें वो लाभान्वित होगा। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम लोग शुरू करेंगे। एक चीज़ बता दें कि इसमें हम लोग क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे और आंसर भी 2 बार पढ़ेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, ये भी है। अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार, ये भी अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार, ये भी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथन पर विचार करें। निम्न कथन पर विचार करें, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का काल 4 वर्ष होता है, ये गलत है। 4 वर्ष नहीं होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होने आवश्यक है, ये भी गलत है। राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष बाद मुक्त हो जाते हैं, ये भी गलत है। पूछा भी गया है कि उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन गलत है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन गलत है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, ये गलत है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है, ये भी गलत। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष बाद मुक्त हो जाते हैं, ये भी गलत है। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन। 14 दिन, यानी राज्यसभा अधिकतम 14 दिन धन विधेयक को रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जब कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा, जब वह कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। दूसरा है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। ध्यान देंगे, इसका आंसर होगा 1, केवल 1। यानी इसमें कौन सा सही है। तो फर्स्ट सही है, यानी ए वाला ऑप्शन सही है। भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, ये कथन सही है। उच्च न्यायालय या न्यायाधीश नियुक्ति के ये पात्रता को बताता है कि 10 वर्ष न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल 1 सही है। ये दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। ध्यान देंगे, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा 2 माह। सही उत्तर होगा 2 माह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। क्वेश्चन है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। ध्यान देंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है,
त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे ऊपर। आइए शुरू करते हैं। चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही उत्तर होगा 1991 में। चलैया समिति का गठन जो है 1991 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? ध्यान देंगे कि निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति यानी भूरी क्रांति का संबंध जो है कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। किस प्रकार से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको हॉट मनी कहा जाता है। हॉट मनी यानी हॉट मनी क्या है? तो आसानी से विदेश से आता भी है, कोई सा धन जो आसानी से विदेश से आता है और आसानी से चला भी जाता है, उसे कहते हैं हॉट मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP, गन्ना मतलब ऊख, उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है क्या? इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्य शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी ये शामिल नहीं था। बाकी सरकारी पदों का त्याग शामिल था, विदेशी माल का बहिष्कार भी शामिल था, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार भी शामिल था, ये सब शामिल थे। लेकिन सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी नहीं लगाई गई थी। ये असहयोग आंदोलन में कार्यक्रम में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 6 अप्रैल 1930। दांडी मार्च की समाप्ति 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन यानी 23 मार्च 1942 ये सही उत्तर नहीं है। इसका संबंध ये घटनाक्रम सही नहीं है। बाकी जो है चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा घटना जो है ये जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ये सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था, ये भी सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ये भी सही है। लेकिन गांधी जी के जीवन काल से घटी जो भारत छोड़ो आंदोलन है 23 मार्च 1942 को नहीं हुआ था। इस प्रकार एक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? क्वेश्चन नंबर 15 में आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो इसका सही उत्तर होगा 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943 को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया कब किया गया? तो 1829 में किया गया और इसका जो नियम था वो 17 के द्वारा यानी 17 के द्वारा। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 के नियम में 17 के द्वारा किया गया। 1829 में 17
के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड एल्गिन को। लॉर्ड एल्गिन प्रथम, याद रखेंगे दोस्तों, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय जो है किसी गवर्नर को जाता है तो वो लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था। तो इसका सही उत्तर होगा पल्लव वंश। पल्लव वंश, इसमें पाल वंश शामिल थे, राष्ट्रकूट वंश भी शामिल थे, प्रतिहार वंश भी शामिल थे, लेकिन पल्लव वंश शामिल नहीं थे, इसलिए उत्तर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभाजन हो गया। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभाजन हो गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति में। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभाजन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋजुपालिका नदी पर। ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मखलीपुत्र। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 23, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शाहजहां। इसका सही उत्तर होगा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में मुहतसिब कौन था। मुगल काल में मुहतसिब कौन था। सेनाधिकारी, राजस्व अधिकारी, पत्राचार विभाग प्रमुख, आचरण अधिकारी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आचरण अधिकारी। मुगल काल में मुहतसिब एक आचरण अधिकारी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन सी, सैन्य विभाग। सैन्य विभाग, यानी दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, बसावन और दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे। बसावन और दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दसवंत और बसावन जो है अकबर के दरबार के चित्रकार थे। याद रखेंगे दोस्तों कि अकबर में दरबार के जो मुख्य चित्रकार थे वो दसवंत और बसावन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ध्यान देंगे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो देखेंगे, नरोरा उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए कुडनकुलन कर्नाटक में है, ये गलत है। काकरापार गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में। तो इस तरह से ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी नरोरा उत्तर प्रदेश में सही है, काकरापारा गुजरात में है, सही है, तारापुर महाराष्ट्र में सही है, लेकिन कुडनकुलन ये कर्नाटक में है, एक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है।
38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। यानी 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। ये जो है एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। ये जो अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। बाकी जो है ईंधन का उसमें मान उच्च होना चाहिए, ये गुण है। ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम और न ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से लेकिन ऑप्शन बी जो है, जलने पर ज़्यादा अवशिष्ट और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। आइए दोस्तों, 30 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो यहाँ देखिए विटामिन B7, तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसका विटामिन मिलान करते हैं हम लोग। विटामिन B7 का संबंध किससे है? तो विटामिन B7 का संबंध जो है ऑप्शन 3 से है। यहाँ देखेंगे बालों का झड़ना, B7 का संबंध बालों का झड़ना से है। B12 का संबंध जो है प्रसराशी अरक्तता होना। और विटामिन ई का संबंध जो है, विटामिन ई का संबंध जो है बांझपन का उत्पन्न होना। और विटामिन के का संबंध जो है रक्त का थक्का जमने से संबंधित है। तो इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो वो है गैलेक्टिक इकाई। हाँ दोस्तों, गैलेक्टिक इकाई से तारों के मध्य दूरी ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? कौन सा ऐसा रोग है जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो वो हो वर्णांधता, वर्णांधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो इसका होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान के में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गुप्त ऊष्मा। याद रखेंगे दोस्तों, गुप्त ऊष्मा। यानी गुप्त ऊष्मा जो है वो ऊष्मा है जो किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक होता है, उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल निम्नलिखित कोशिका में किस कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जीवद्रव्य। जीवद्रव्य में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। बाकी केंद्रिका में पाया जाता है, राइबोसोम में पाया जाता है, हरितलौक में पाया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? यानी निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए प्राप्त नहीं होता है, अच्छा स्रोत नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जंतु के यकृत एवं गुर्दे, जंतु के यकृत एवं गुर्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37, ये भी मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रतिरोध, क्वेश्चन नंबर 37, इसको मिलान करना है। तो आइए देखते हैं, मिलान करें हम लोग। प्रतिरोध, प्रतिरोध का संबंध किससे है? तो प्रतिरोध का संबंध आपको मालूम है कि प्रतिरोध का संबंध ओम से है। और विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह का संबंध किससे है?
विद्युत प्रवाह का संबंध हो जाएगा एम्पियर से। बल का संबंध किससे है? तो बल का संबंध हो न्यूटन से, आपको मालूम होगा। और पावर का संबंध किससे है? तो पावर का संबंध हो जाएगा वाट से। तो ऑप्शन क्या होगा? 4 1 2 3। तो 4 ऑप्शन देख लीजिए किसमें है, 4 1 2 3, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, एक सेकेंड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है धातुओं में? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन बी लिथियम। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लिथियम है। आइए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह एक प्राकृतिक बहुलक है, यानी कि प्राकृतिक रबर जो है एक प्राकृतिक बहुलक होता है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह बिल्कुल सही उत्तर है, इसलिए ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में कौन तय करता है? क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है किसी तत्व का रासायनिक गुण को तय करता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 41, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो आप बताइए कौन सी नदियों के, दो नदियां हैं जिनके संगम पर देवप्रयाग स्थित है। तो आइए दोस्तों देखते हैं ऑप्शन ए, यानी भागीरथी और अलकनंदा। यानी ये जो भागीरथी और अलकनंदा जो है ये दो नदियों के संगम पर जो है ये देवप्रयाग स्थित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। आइए देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधताएं पाई जाती है? निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक विविधताएं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, आइए देखते हैं निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ध्यान देना है किसमें से कौन सुमेलित है। तो आइए देखते हैं कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में सही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन रोहिला राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में एक नहीं है, एक गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखने वाली बात है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, लेकिन रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है। इस तरह से ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी अगुलहास। ये जो है शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, ये गर्म महासागरीय जलधारा है। बाकी जो है बेंगुएला, लेब्राडोर, हेम्बोल्ट ये सब जो है शीत महासागरीय जलधाराएं हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? निम्नलिखित को किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा कावेरी, ऑप्शन बी कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1 और 2, यानी कि भूकंप के लिए जाना जाता है और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। यानी जो रिंग ऑफ फायर है ये किसके लिए जाना जाता है? तो प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर जो है भूकंप के लिए जाना जाता है और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ध्यान देंगे, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी गिब्सन अफ्रीका में नहीं है, इसका सही सुमेलित नहीं है। यानी गिब्सन का संबंध अफ्रीका से नहीं है। बाकी तकला मकान चीन से है, थार भारत से है, अटाकामा चिली से है। ये सही सुमेलित है। ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, अफ्रीका गिब्सन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है तो क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। याद रखेंगे दोस्तों कि वैसा बेरोजगारी जिसमें व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए जब वो बेरोजगार होते हैं तो उस बेरोजगारी को प्रतिरोधात्मक या उस बेरोजगारी को क्या बोलते हैं? उस बेरोजगारी को प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। कब? जब व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेट का लास्ट क्वेश्चन कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य, पहला है न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। ये तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। तो ये भी सही है। क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर देखिए। तो देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। और न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था आज की सेट, जो कि एरिटेरिया की सेट थी, सेट नंबर 2। अगर अभी तक हमारे बाकी सब सेटों को नहीं देखे हैं तो आप देख लें और बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ और लगाते रहिए सेट, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, बाय।